नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या से पहले मां बेटी का रेप। नीति आयोग की रिपोर्ट ने खोली पोल, यूपी सबसे गरीब राज्यों में। किसानों का संसद मार्च टला, 4 दिसंबर को होगा आगे का फैसला। नवाब मलिक ने कहा, मुझे झूठे मामले में फंसाने की हो रही है कोशिश। और नए वेरिएंट वाले देशों से उड़ानें बंद करने की मांग, भारत में अलर्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि एक बहुत ही दुखद और मन को विचलित करने वाली खबर है। कल आपने देखा था किस तरीके से प्रयागराज में एक दलित परिवार, जो कि प्रयागराज का जो फाफामाऊ जिला है उसका एक गांव है, जहां पर एक दलित परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि उन 4 लोगों में एक नाबालिग बच्ची थी और उसकी मां थी। और जो दरिंदे आए थे जिन्होंने निर्मम तरीके से हत्या की थी, उन दरिंदों ने मां और नाबालिग बेटी का बलात्कार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से उनका गला रेत डाला। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या कोई इंसान ये एक आम इंसान कर सकता है। और ये बताया जा रहा है कि ये उच्च जाति के लोग थे और इन परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत भी की थी कि जो कुछ उच्च जाति के लोग हैं उनके साथ उनका कुछ भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की और अंत में जाकर उच्च जाति के लोगों ने इनकी निर्मम हत्या कर दी। और कितनी बेरहमी से कि हत्या के पहले जो महिला यानी कि जो नाबालिग की मां थी और जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म करके और उनका कुल्हाड़ी से गला रेत दिया। आप इसे क्या कहेंगे? अभी फिलहाल जो 11 में से 8 लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। आज योगी सरकार ने 16.5 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है और जबकि जो उनके परिवार के जो और परिजन हैं उनका ये कहना है कि ये मुआवजा काफी नहीं है। उन्होंने 1 करोड़ मुआवजे की मांग करी है और साथ साथ सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए और शस्त्रों का लाइसेंस उसकी मांग की है और 5 बीघा जमीन की। अब देखना यह होगा कि इसमें योगी सरकार कितनी मांगे मानती है। लेकिन जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पहले आगरा में देखा हमने, हाथरस का इंसिडेंट देखा और अब प्रयागराज में देख रहे हैं कि दलितों के साथ अत्याचार लगातार होता चला जा रहा है। और ये दलित विरोधी, स्त्री विरोधी सरकार कुछ भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि जो उच्च जाति के ये जो लोग हैं ये ठाकुर थे। अब ठाकुरों की जो जाति है वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जाति है। तो ठाकुर अब एकदम दबंग हो गए हैं और दबंगई में, अपनी दबंगई में वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, दलितों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और दलितों को बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जगह जमीन में बैठने के लिए है। भले ही कितने कानून आपके संरक्षण के लिए आ गए हों, भले ही आपको कितना प्रोटेक्शन संविधान में मिला हो, लेकिन उच्च जाति के जो लोग हैं वो लगातार दलितों को दबाने की कोशिश करते हैं। योगी सरकार मुआवजा का ऐलान करने के बाद अब बिल्कुल चुप है। कानून व्यवस्था इतनी लचर है, पुलिस से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है कि आखिर उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जब ये पूरा परिवार पुलिस के पास शिकायत लेकर गया था तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं FIR दर्ज किया? क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज किया? ये सारे सवाल लगातार, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको लेकर चुप है, लेकिन ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की सरकार इससे विचलित क्यों नहीं होती? वो विचलित इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दलितों का दमन किया जा रहा है। अब इसे आप योगी राज कहेंगे या जंगल राज, ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हैं और उत्तम प्रदेश कहते हैं कि हम इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो क्या दलितों पर अत्याचार करके आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब तमाम सियासी हलचल पैदा हो गई है। आज मायावती ने भी कहा कि ये तो बीजेपी वही काम कर रही है जो अखिलेश की सरकार में होता था। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, वो आज दलित परिवार के जो परिजन हैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो
तो इसको लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ देंगे कि आज दलितों के ऊपर उनके राज्य में अत्याचार क्यों हो रहा है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं दूसरी खबर में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में। और ये जो रिपोर्ट है ये राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। और इस रिपोर्ट में बात की गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। जी हाँ, जिसे आप कहते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि सरकार की ये एक रिपोर्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। जो पॉवर्टी इंडेक्स है, यानी कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग हैं, राज्य अलग अलग हैं और उनका प्रतिशत अलग अलग तरीके से दिया गया है। अब आपको बता दें कि बिहार में 51.91% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। झारखंड में 42.16, एमपी 36.65, मेघालय 32.67 और यूपी में 37.79। यूपी इसमें तीसरे स्थान पर है गरीबी में। और अब आपको बता दें कि बिहार, यूपी, एमपी, मेघालय ये वो सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, यानी कि डबल इंजन सरकारें हैं। और वहां पर जो गरीबी की जो परसेंटेज है वो मैंने आपको अभी बताया है। अब ये जो आधार जो गिना गया है, ये जो पैमाना आप जिसे कहें, वो कैसे इसका मूल्यांकन किया गया है? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जिसमें कि पोषण, बाल किशोर अवस्था, मृत्यु दर, ये तमाम चीजें हैं जिनको आधार बनाकर इस रिपोर्ट को लिखा गया है। और इसका जो बेसिस है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2015 और 16 का था। तो सवाल ये उठता है कि ये खुद बीजेपी सरकार की संस्था है नीति आयोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार की ही नीति आयोग है जिसने ये बताया है कि यूपी गरीबी के जो लेवल है उसमें तीसरे नंबर पर है और जो बाकी जो राज्य हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। तो आखिर इन राज्यों में क्या काम हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ बार बार इस चीज को प्रचारित करते रहते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने कितना अच्छा काम किया, योगी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। तो अगर काम इतना अच्छा है तो आज गरीबी में इतने सारे लोग क्यों रह रहे हैं? और मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे कि बीजेपी झुठला भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीजेपी की खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसको ना गलत ठहरा सकते हैं, ना इस पर झूठे तर्क दिया जा सकता है। तो अब योगी आदित्यनाथ ही बताएं कि आखिर इतना प्रचार और प्रसार तो वो कर रहे हैं, लेकिन लोग यूपी के गरीबी में क्यों रह रहे हैं कि पूरे देश में तीसरे पायदान पर यूपी है। तो ये सारे आपको मैंने जो परसेंटेजेस बताए हैं, जिस बिहार, झारखंड, एमपी, मेघालय, तो आपको ये सारे वो राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यानी कि बीजेपी की, और गरीबी की रेखा आपके सामने है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं किसान आंदोलन की। जी हां, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है तो उन्होंने एक संसद मार्च प्लान की थी। उस मार्च को स्थगित कर दिया गया है और कहा गया है कि 4 दिसंबर को यह फैसला लिया जाएगा कि अब यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। और आज की इस मीटिंग में उन सारे बयानों का संज्ञान लिया गया जो कि हाल में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रियों ने दिया है। जैसे कि नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे मान ली गई हैं, एमएसपी को लेकर समिति बना दी गई है और अब किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। और तो इन्हीं सारे बयान को संज्ञान में लेते हुए किसानों ने ये कहा है कि अब आमने सामने बैठकर बात करने का समय आ गया है और सरकार ये सोचे और बताए। और अभी आपने देखा था कि 2-3 दिन पहले जब किसानों ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस दिन कृषि कानून वापस हुए थे, तो उसके एक दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी थी, जिसमें कि जो किसानों के खिलाफ जो तमाम
माफ करिएगा, वो जब कृषि कानून वापस का ऐलान आ गया था उसके बाद उन्होंने अपनी डिमांड्स को लेकर वो चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये लिखा था कि जितने भी किसानों के खिलाफ जो झूठे केसेस हैं उनको वापस लिया जाए, जो मर गए हैं किसान इस 1 साल की अवधि में उनके लिए एक स्मारक बनाया जाए, उसके अलावा अजय मिश्रा टेनी को निलंबित किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और उन्होंने अब ये कहा है कि अब हमें सरकार का इंतजार है और अगर 4 दिसंबर तक सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देती है तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि आज के इस ऐलान से कि उन्होंने अपनी संसद मार्च को स्थगित कर दिया है तो किसानों ने एक और लचीलापन का एक सबूत दिया है कि वो सरकार से बात करने के लिए तैयार है। अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाती है या नहीं बुलाती, और अगर नहीं बुलाती तो फिर रवैया बिल्कुल साफ है कि एक गतिरोध की स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे और यह आंदोलन आगे चलेगा। लेकिन किसानों की जो डिमांड्स हैं तमाम चीजों को लेकर, जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी है, किसानों ने ये कहा है कि एमएसपी को लेकर संसद के अंदर सरकार आश्वासन दे, इन तमाम चीजों को लेकर आज किसानों ने बात कही थी। तो अब देखना यह होगा कि क्या किसानों को बातचीत के लिए सरकार बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। पिछले साल 11 राउंड्स की बातचीत हुई थी लेकिन उससे कोई भी हल नहीं निकला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 19 नवंबर को गुरु पर्व के दिन तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है तो किसान कानून, जो कृषि कानून है, वापस तो हो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा। शायद तभी खत्म होगा अगर एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उस पर ये सारी बातें निर्भर है। तो अब देखना यह है कि जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो शुरू हो गया है। अब किसानों से बातचीत सरकार करेगी, एमएसपी को लेकर अगर कोई बातचीत करती है तो फिर ये एक शुभ संकेत होगा और उम्मीद कर सकते हैं कि शायद किसान आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन उस पर अभी बहुत सारे प्रश्न लगे हुए हैं और उन सारे इश्यूज को मैंने आपको बताया। तो किसान ऐसा नहीं है कि चुप बैठने वाले हैं, किसान सरकार के लिए गले की हड्डी बनते रहेंगे और मुझे लगता है कि तब तक जब तक कि चुनाव, अभी जो आने वाले राज्यों के चुनाव हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अगली खबर में बात करते हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक की, जिन्होंने लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाए हैं, समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए हैं। तो उनका ये मानना है और आज उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि उनके ऊपर झूठे केसेस में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट किया और उसमें ये लिखा है और उसमें एक तस्वीर है एक ऐसे शख्स की कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते। ये वो शख्स है जो हमारे घर की और स्कूल की रेकी कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस व्यक्ति को पहचानता है तो मुझे बताए। और मैं उस व्यक्ति से ये कहना चाहता हूं, यानी कि नवाब मलिक उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर आपको मुझसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, न इसके कि आप हमारे घर और स्कूल की आप रेकी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको इस बात की इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी कि, और साथ में उन्होंने एक और बात जो महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि मुझे अनिल देशमुख की तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को एक झटका दिया था। उन्होंने कहा था कि आप 9 दिसंबर तक आप कोई भी चीज समीर वानखेड़े के खिलाफ नहीं लिख सकते, उनके परिवार के खिलाफ नहीं लिख सकते। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई एक नई कहानी शुरू हो रही है और नवाब मलिक का ये कहना है कि उनको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कल एक बयान आया था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार मार्च के आगे नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में कुछ चीजें जो एक तस्वीर से उभरती हुई नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को ऐसा लगता है कि अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। अब क्या ये केंद्र सरकार ये काम कर रही है, किसी बिना सबूत के ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज इस समय साफ है। लेकिन नवाब मलिक अपनी इस लड़ाई में क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्या वो सही प्रमाण कोर्ट में पेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी समीर वानखेड़े को लेकर भी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। अनिल देशमुख के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये सारा जो एक घालमेल है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार का, को ऐसा लगता है कि अस्थिर करने के लिए एक कोशिश में, उसी दिशा में चलती हुई एक कोशिश है। लेकिन क्या
अस्थिर हो पाएगी महाविकास अघाड़ी सरकार, क्योंकि वो भी बिल्कुल बीजेपी की भाषा में लड़ाई करने के लिए तैयार है पूरे दमखम के साथ। तो अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन इस हार और जीत के खेल में जो संविधान के में जो संस्थान है, जो अपने लोकतंत्र में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, उसका सबूत हमें इस प्रकरण से मिलता है कि केंद्रीय जांच एजेंसीज बिल्कुल उनकी जो स्वायत्तता है वो खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के ऐसा लगता है कि निर्देशन में काम कर रही हैं, और किस लिए? ताकि एक राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। इस पर क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं जो ये नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है, जिसे हम B.1.1.529 के नाम से जानते हैं, और जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित कर दिया है कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि बहुत ज्यादा संक्रमित करने वाला ये वेरिएंट है। उसका नाम है ओमिक्रॉन, और इसके बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत सारे इसके म्यूटेशंस हैं और इससे संक्रमण बहुत जल्दी फैल सकता है। अभी तो कुछ ही केसेस, अभी साउथ अफ्रीका में करीब 10 के करीब लगभग ऐसे केसेस हैं जो कि सामने आए हैं, बोट्सवाना से, साउथ अफ्रीका से, इजराइल से। लेकिन अब इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, ये इस समय पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब आज जिसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, कनाडा ने फ्लाइट्स को रोक दिया है, यानी कि वो फ्लाइट्स जो कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लिजोथो, एस्वाटिन, मोजाम्बिक, मलावी, ये सारे वो देश हैं जहां से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है और इसके चलते हमने ये कदम उठाया है। हालांकि जो साउथ अफ्रीका की जो सरकार है और साउथ अफ्रीका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये मानना है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत पारदर्शिता से लोगों को बताया है कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जो कि बहुत ट्रांसमिसेबल है, बहुत ही हाईली ट्रांसमिसेबल है, इससे संक्रमण फैल सकता है। लेकिन फ्लाइट्स को बैन करना, उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट करना, ये अच्छा नहीं है, ये न्यायपूर्ण कदम नहीं है, और उन्होंने कहा है कि दिस इज अनफेयर फॉर साउथ अफ्रीका। और आपको बता दें कि वहां की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है रैंड, वो बिल्कुल नीचे चली गई है, 2% उसमें गिरावट आ गई है वहां की करेंसी में। तो सबको अब मन में एक बार फिर से दहशत उठ चुकी है कि कहीं कोरोना वापस तो नहीं आ गया। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट लोग भूल ही गए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। अब ऐसे में आने वाले राज्यों में चुनाव भी हैं, तो अब देखना यह होगा कि कहीं दूसरी लहर की जो यादें हैं वो कहीं ताज़ा ना हो जाएं। इसके लिए खाली हम एहतियात बरत सकते हैं। डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कब और कैसे ये भारत में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, इसके लिए बार बार सरकारें एम्फसाइज कर रही हैं। तो ये एम्फोसिस तो पहले भी हुआ था, लेकिन आपने देखा था कि किस तरीके का मौत का मंजर हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था। तो सबको यही डर है कि कहीं तीसरी लहर उतनी ही तीव्रता से ना आ जाए। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा साथी हिंदी पर। थैंक यू सो मच।